कहते हैं हर जंगल के पीछे कोई न कोई राज छिपा होता है और हर गांव की गलियों में कुछ अनकही कहानियां बसी होती हैं। ये कहानी है मनोज की, एक शहर से आए युवक की जिसकी किस्मत उसे एक रहस्यमय गांव तक ले आई, जहां हंसी, प्यार और त्योहार की रोशनी तो है, पर इन सब के पीछे छुपा है एक ऐसा साया जिसकी परछाई से कोई बच नहीं पाया। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि मानो आसमान से बातें कर रहे हों। पगडंडी जैसी एक पतली सी सड़क उस जंगल को चीरती हुई निकलती थी। वहां से कभी कभार ही गाड़ियां गुजरती थी, क्योंकि ये इलाका सुनसान और डरावना माना जाता था। कहते हैं कि इस रास्ते पर जाने वालों को अक्सर अजीब परछाइयां दिखाई देती थी। एक शाम शहर से मनोज नाम का एक लड़का अपनी कार से गुजर रहा था। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क फिसलन भरी थी और दूर दूर तक न कोई बस्ती न कोई दुकान, केवल झिंगुरों की आवाज और हवा की सीटी गूंज रही थी। मनोज अपनी कार धीरे चला रहा था, तभी अचानक सड़क पर एक काला साया कूद कर आ गया। मनोज ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन कार सड़क से फिसलकर एक पेड़ से टकरा गई। तेज झटका लगने से वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को किसी अनजान जगह पर पाया। एक पुराना सा कमरा था जिसकी दीवारों पर दरारें थीं। दिए की मध्यम लौ जल रही थी और बाहर तेज हवा खिड़की को धड़ाम धड़ाम कर रही थी। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, झुर्रियों से भरा चेहरा, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब चमक। वह बोला, बेटा, तू जिंदा बच गया, ये तेरी किस्मत है। ये सड़क बहुत खतरनाक है। मनोज ने हिम्मत जुटाकर बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? बूढ़े ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में एक रहस्यमयी डर छिपा था। मैं इस गांव का रहने वाला हूं। तुझे मैंने सड़क किनारे बेहोश पाया था। अगर समय पर तुझे घर न लाता तो तू शायद अब तक। उसकी बात अधूरी रह गई। मनोज का दिल तेज धड़कने लगा। बूढ़े ने धीरे से कहा, तू चिंता मत कर बेटा, अब तू मेरे घर पर है, सुरक्षित है। तभी अंदर के कमरे से पायल की छनक सुनाई दी। एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी, गोरे चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें, लंबी चोटियां और हल्की मुस्कान। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मनोज समझ नहीं पाया, मासूमियत या रहस्य। बूढ़े ने कहा, यह मेरी बेटी गौरी है। गौरी चुपचाप आई और मनोज के लिए पानी और जड़ी बूटियों से बना काढ़ा लेकर बैठ गई। ये पी लीजिए, आपके घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। मनोज ने घूंट घूंट कर काढ़ा पिया, लेकिन उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। ये गांव आखिर कहाँ है? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? और ये बूढ़ा वो उसकी बेटी, कहीं ये भी उस काले साए से जुड़े तो नहीं? बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। खिड़की पर पानी की बूंदें टपक रही थी। हवा इतनी डरावनी आवाज कर रही थी, मानो जंगल खुद चीख रहा हो। मनोज ने महसूस किया कि ये घर जितना सुरक्षित दिख रहा है, उतना ही रहस्यमय भी है। फिर रात के बाद जब सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आई तो मनोज की नींद टूटी। बाहर से चिड़ियों की चहचहाट आ रही थी। पिछली रात का डरावना अंधेरा अब जैसे एकदम बदल गया था। मनोज ने धीरे धीरे उठकर दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसकी आंखें एक पल को ठहर गईं, जहां रात को उसे केवल डरावनी खामोशी और तूफान का शोर सुनाई दिया था, वहीं अब एक छोटा सा गांव सामने था। छोटे छोटे मिट्टी के मकान, उनके आंगन में खिले हुए फूल और बीच में बहती एक पतली सी नहर। बच्चे कच्ची गलियों में खेल रहे थे, हंसी की आवाजें गूंज रही थी। औरतें आंगन में बैठकर गेहूं पीस रही थी, कुछ कुएं से पानी भर रही थी। मनोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये वही जगह है जहां रात को मौत जैसा सन्नाटा था? वह आसपास देख ही रहा था कि उसकी नजर सामने वाले घर पर पड़ी। आंगन में गौरी बैठी थी। उसके पास एक और लड़की थी, लगभग उसकी ही उम्र की, गोरे रंग की, हंसमुख चेहरा और आंखों में जिज्ञासा। दोनों सहेलियां आपस में हंसते हुए बातें कर रही थी। मनोज को देखते ही उस लड़की की नजर उस पर ठहर गई। उसने धीरे से गौरी से पूछा, गौरी, ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी गांव में नहीं देखा। गौरी एक पल के लिए चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, ये मनोज है। कल रात इसे रास्ते में चोट लगी थी, पिताजी इसे घर ले आए। गौरी की सहेली ने ध्यान से मनोज को देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। ओह अच्छा, वैसे मेरा नाम नीता है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और मनोज की ओर हाथ हिलाया। मनोज ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया, लेकिन उसके मन में एक बार फिर अजीब सी बेचैनी उठी। यह गांव जितना खूबसूरत दिख रहा है, उतना ही रहस्यमय भी क्यों लगता है।
मनोज आंगन में खड़ा था। बच्चे खेलते हुए उसकी ओर उत्सुकता से देख रहे थे। जैसे ही नीता की नजर दोबारा उस पर पड़ी, उसने मुस्कुराकर कहा, आप शहर से आए हैं ना? मनोज ने हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। हाँ, मैं शहर से हूं। कल रात यहां फंस गया था। नीता उसकी आंखों में देखते हुए बोली, शहर से आने वाले लोग बहुत कम यहां तक पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं वे ज्यादा देर तक रुकते नहीं। उसकी ये बात सुनकर मनोज चौंक गया। मतलब? क्यों? ये गांव तो बहुत सुंदर है, लोग भी अच्छे लग रहे हैं। नीता की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, मानो कोई सुन न ले। फिर धीमी आवाज में बोली, सुंदर है, पर सिर्फ दिन में। रात को ये गांव बदल जाता है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम अभी नहीं जानते। मनोज के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत पूछा, क्या बदल जाता है? तुम कहना क्या चाहती हो? नीता कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी गौरी बीच में बोल पड़ी, नीता, तुम हमेशा बेकार की बातें क्यों करती हो? मनोज अभी यहां नया है, उसे डराने की जरूरत नहीं। नीता ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपी गंभीरता साफ झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मनोज जी, अगर रात को आपको बाहर अजीब आवाजें सुनाई दें तो उन्हें अनदेखा मत करना। मनोज के मन में सैकड़ों सवाल उठ गए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता, नीता उठ खड़ी हुई और जाने लगी। जाते जाते उसने पलटकर एक गहरी नजर मनोज पर डाली, मानो चेतावनी दे रही हो। पहली रात, रात का अंधेरा धीरे धीरे गांव पर छा गया। दिन में जो गलियां बच्चों की किलकारियों से भरी थीं, अब सन्नाटे में डूब चुकी थीं। चारों ओर बस कुत्तों के भौंकने और उल्लू की आवाज गूंज रही थी। मनोज गौरी के घर के उस कमरे में लेटा था जहां एक दिया टिमटिमा रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि नीता की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। रात को यह गांव बदल जाता है। अगर अजीब आवाजें सुनो तो अनदेखा मत करना। करीब आधी रात को अचानक उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर किसी के पांव घिसने की आवाज आ रही हो। उसने कान लगाए। छप छप, मानो कोई गीले पैरों से मिट्टी पर चल रहा हो। मनोज ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की। धुंधली चांदनी में उसने गांव की गली देखी। वहां एक परछाई खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई, और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे। जैसे ही मनोज ने ध्यान से देखा, परछाई धीरे धीरे पीछे हट गई और अंधेरे में गुम हो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद नींद में भ्रम हो रहा है या फिर कोई आदमी होगा। लेकिन तभी अचानक घर के पीछे से औरतों के रोने जैसी आवाज आई। हा आ! वह आवाज इतनी डरावनी थी कि मनोज का खून जम गया। उसने पूरी रात डर और बेचैनी में गुजारी। अगली सुबह मुर्गे की बांग और बच्चों की आवाजों से सुबह हुई। बाहर का माहौल एक बार फिर सामान्य लग रहा था। मनोज दरवाजे पर आया तो देखा कि गांव के कुछ लोग गौरी के घर के बाहर खड़े थे। उनमें औरतें, बूढ़े और कुछ नौजवान शामिल थे। सबकी निगाहें मनोज पर थीं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी एक औरत धीरे से बोली, गौरी, ये कौन है? गांव से बाहर का आदमी, तुम्हारे घर कैसे? दूसरे ने कहा, रात अजीब थी। जब भी बाहर का कोई यहां रुकता है, कुछ अनहोनी घटती है। गौरी चेंप गई। उसने मनोज को पीछे खड़ा कर दिया और बोली, ये घायल था, पिताजी इसे बचाकर लाए, इसमें इसका क्या दोष? लेकिन गांव वाले आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। उनकी आंखों में शक और डर दोनों थे। मनोज सब सुन रहा था। उसके मन में अब सवाल और गहरे हो चुके थे। आखिर ये लोग उससे डर क्यों रहे हैं? और नीता की चेतावनी का मतलब क्या था? गांव वालों के जाने के बाद कुछ देर बाद सब गांव वाले अपने अपने काम में लग गए और माहौल सामान्य हो गया। मनोज ने चैन की सांस ली। उसने गौरी की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम और तुम्हारे पिताजी मेरी मदद न करते तो शायद मैं जिंदा भी न होता। धन्यवाद गौरी, सच में तुम्हारा बहुत आभारी हूं। गौरी हल्की मुस्कान के साथ बोली, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? इंसानियत है, और वैसे भी अब आप हमारे मेहमान हो। उसी समय आंगन से पायल की छनक सुनाई दी। यह नीता थी जो पानी का घड़ा सिर पर रखे गौरी के घर आई थी। नीता ने जैसे ही मनोज और गौरी को साथ बात करते देखा, उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान फैल गई। उसने मनोज को एक नजर देखा और फिर हंस दी। गौरी चौंक कर बोली, क्यों हंस रही हो नीता? क्या बात है? नीता ने मासूम चेहरा बनाया और बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही। गौरी ने आंखें तरेरते हुए कहा, नाटक मत कर, सच सच बता क्यों हंसी थी अभी? नीता ने चुप्पी साध ली और घड़े को जमीन पर रख दिया। फिर धीरे से बोली, असल में मैं पानी भरने जा रही थी। सोचा
तुझे भी साथ ले चलूं। गौरी ने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। ठीक है, चलो। दोनों सहेलियां नहर की ओर जाने लगी। रास्ता सुनसान सा था, लेकिन दोनों बातें करते हुए जा रही थीं। तभी नीता ने अचानक फिर से हंस शुरू कर दिया। गौरी ने हैरानी से पूछा, अब फिर क्यों हंस रही हो? नीता ने शरारती अंदाज में कहा, अरे उस समय घर में मनोज जी थे ना, इसलिए ज्यादा जिद नहीं की, लेकिन अब तो बता सकती हूं। गौरी की भौहें सिकुड़ गई। क्या बताना है? साफ साफ बोल। नीता ने आंखों में चमक लिए मुस्कान दबाई और बोली, मनोज जी बहुत अच्छे दिखते हैं, है ना? गौरी एकदम सकपका गई। उसने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, ना, ऐसी कोई बात नहीं है। नीता खिलखिलाकर हंसी और बोली, मत झूठ बोलो, मुझे तो लगता है तुम्हें वो पसंद है। गौरी शर्माते हुए बोली, हट नीता, कुछ भी कहती है तू। दोनों सहेलियां हंसते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन नीता की नजरों में जैसे कोई और ही गुप्त बात छिपी थी जिसे उसने अभी तक जाहिर नहीं किया था। पानी भरते हुए नीता ने अचानक गौरी से पूछा, तो गौरी, ये मनोज जी शहर में क्या करते हैं? गौरी ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। नीता ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, तो पूछो ना, या फिर मैं ही पूछ लूं। गौरी ने घड़े में पानी भरते हुए कहा, हाँ हाँ, तू ही पूछ लेना। वैसे भी कल रात को त्योहार है ना गांव का, वो भी आएगा ही, तब तुझसे पूछ लेना। नीता ने घड़ा सिर पर रखा और हंसते हुए बोली, ठीक है, फिर तो पक्का मैं ही पूछूंगी। दोनों सहेलियां खिलखिलाती हुई वापस लौटने लगी। रास्ते भर नीता ने मजाक किया और गौरी उसे टोकती रही। आखिरकार दोनों पानी से भरे घड़े लेकर घर लौट आई। रात गहरी थी और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। मनोज गौरी के घर के कमरे में लेटा था। आंखें तो बंद थीं, लेकिन नींद उसे छू भी नहीं रही थी। तभी उसे बाहर से पायल की छनक और नीता की आवाज सुनाई दी, गौरी, उठो ना, आज रात को तो त्योहार है, चलो नए कपड़े लेने चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी और गांव के लोगों की भीड़ भी बहुत होगी। गौरी ने उनींदी आवाज में कहा, ठीक है, पर रुक जरा, मैं पहले बाबूजी से पैसे ले आऊं। वह भीतर गई और अपने पिताजी से पैसे मांगे। फिर नीता के साथ बाहर निकली और दोनों कपड़े लेने के लिए गांव की ओर चली गई। मनोज सब कुछ सुन रहा था। उसने करवट बदली और मन ही मन सोचा, तो गांव में कोई बड़ा त्योहार है, शायद मुझे भी देखने का मौका मिलेगा। कुछ देर बाद जब उसने बाहर झांका तो घर खाली था। उसने गहरी सांस ली और बरामदे में बैठ गया। रात धीरे धीरे ढल रही थी और पूर्व दिशा से सूरज की हल्की किरणें फूट रही थी। सुबह होते ही गौरी और नीता वापस लौट आईं। उनके हाथों में कपड़ों की गठरी और चेहरे पर उत्साह साफ जल कर रहा था। दोनों हंसते बोलते त्योहार की तैयारी में लग गईं। गांव के हर घर से ढोल, नगाड़ों और सजावट की आवाजें आने लगी थीं। बच्चे रंग बिरंगे फूल तोड़कर लाते, औरतें पकवान बनाने में लगी थी। पूरा गांव एक उत्सव की तरह जगमगा रहा था। कुछ देर बाद गौरी सजी धजी मनोज के पास आई। उसके शरीर पर हल्का नीला घाघरा चोली था, कानों में झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी। वह सचमुच किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। मनोज उसे देखते ही रह गया। उसकी आंखों में अनायास चमक आ गई। गौरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मनोज जी, ये आपके लिए कपड़े लाई हूं, अगर पसंद न आए तो मत लेना। मनोज ने कपड़े हाथ में लिए। एक साफ सुथरी धोती और कुर्ता था। उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं, धन्यवाद गौरी, मुझे बहुत पसंद आए। गौरी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। नीता पास खड़ी सब देख रही थी और शरारती मुस्कान छिपाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद तीनों, मनोज, गौरी और नीता, त्योहार में जाने के लिए तैयार होकर निकल पड़े। गौरी और नीता तीनों गांव के त्योहार में पहुंचे। पूरा गांव रंग बिरंगी सजावट से जगमगा रहा था। गलियों में झंडियां और कागजी लालटेनें लटक रही थी। हर तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज थी। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और औरतें रंगोली बना रही थी। मनोज ने चारों ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, सच में बहुत सुंदर। तीनों मेले में घूमने लगे। इधर उधर मिठाइयों की दुकानें, खिलौनों के ठेले और झूले लगे थे। हवा में गुड़ और पकवानों की खुशबू फैली हुई थी। भीड़ में अचानक गौरी को अपनी 2-4 पुरानी सहेलियां मिल गई। वे सब भी नए कपड़े पहने सज धज कर आई थी। गौरी ने मनोज और नीता की ओर देखते हुए कहा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं थोड़ी देर उनसे मिलकर आती हूं। मनोज और नीता ने सिर हिला दिया। गौरी अपनी सहेलियों से हंसते बोलते बातें करने लगी। गौरी के जाते ही नीता मुस्कुराकर मनोज की ओर मुड़ी और बोली, तो मनोज जी, आप शहर में क्या करते हो?
मनोज ने हल्के गर्व के साथ जवाब दिया, शहर में मेरी 4 होटल हैं, वहीं काम संभालता हूं। नीता ने हैरानी से भौहें सिकुड़ ली, फिर मासूमियत से बोली, होटल? वो क्या होता है? मुझे तो पता ही नहीं। मनोज उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अरे, होटल मतलब जहां लोग बाहर से आते हैं, रुकते हैं, खाना पीना करते हैं। नीता ने हंसते हुए सिर हिलाया। ओह, अच्छा, तो आप खाना खिलाने का काम करते हो? दोनों इस पर हंस पड़े। उनकी बातें हल्की फुल्की शरारत और हंसी में बदल गई। गौरी अपनी सहेलियों से बातचीत करते करते बीच बीच में मनोज और नीता की तरफ देख रही थी। वह देख रही थी कि दोनों आपस में हंसते बतियाते हैं। उसके दिल में हल्की सी कसक उठी, लेकिन उसने तुरंत नजरें फेर ली और अपनी सहेलियों की बातों में खोने का नाटक किया। कुछ देर बाद गौरी ने अपनी सहेलियों को बाय कहा और मनोज और नीता के पास लौट आई। वह मुस्कुराती हुई बोली, चलो अब कुछ खाते हैं, इतनी देर घूम रहे हैं, भूख लग गई होगी। तीनों पास ही एक ठेले पर जाकर बैठ गए। वहां गर्मागर्म जलेबी और कचौड़ी तली जा रही थी। सबने अपने अपने हिस्से का सामान लिया और खाने लगे। तभी अचानक एक छोटा सा लड़का खेलते खेलते वहां आकर गिर पड़ा। उसके हाथ से खिलौना छूटकर लुट गया। मनोज फौरन उठकर दौड़ा और बच्चे को संभालते हुए उठाया। अरे बेटा, चोट तो नहीं लगी? मनोज ने प्यार से बच्चे के माथे पर हाथ फेरा। बच्चा मुस्कुराया और बोला, नहीं। मनोज ने उसका खिलौना उठाकर हाथ में थमा दिया और बच्चा खुशी खुशी भाग गया। गौरी ने नीता की ओर हल्की मुस्कान से देखा और शरारती लहजे में बोली, तो कौन सी बातें चल रही थी? तुम दोनों इतनी हंस क्यों रहे थे? नीता ने तुरंत हंसी रोकने की कोशिश की, पर फिर भी उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। कुछ नहीं रे, ऐसे ही। गौरी ने भौहें उठाई। हम ऐसे ही या कुछ खास? मनोज हल्की हंसी दबाकर खाने में ध्यान लगाने का नाटक करने लगा। नीता ने उसे देखकर और जोर से हंस दिया। गौरी ने दोनों को देखते हुए नटखट अंदाज में सिर हिलाया और बोली, ठीक है, मत बताओ, मैं खुद समझ जाऊंगी। खाना खत्म करने के बाद गौरी ने कहा, चलो त्योहार में एक चक्कर और लगाते हैं, फिर घर चलते हैं। नीता और मनोज ने हामी भरी और तीनों भीड़ में निकल पड़े। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी थी, कहीं खिलौनों की, कहीं चूड़ियों की, तो कहीं रंग बिरंगे कपड़ों की। नीता की नजर एक सुंदर से ड्रेस पर पड़ी। वह चौंक कर बोली, गौरी देखना, कितना प्यारा लग रहा है ये ड्रेस। गौरी ने ड्रेस को देखा, मुस्कुराई और बोली, हाँ सच में अच्छा है, लेकिन छोड़, रहने दे। नीता थोड़ी मायूस होकर चुप हो गई। मनोज ने दोनों की बात सुन ली और उसकी नजर साफ समझ गई कि ड्रेस उन्हें सचमुच पसंद आया है, लेकिन शायद पैसों की वजह से वे लेने में हिचकिचा रही हैं। मनोज हल्की मुस्कान के साथ बोला, अरे चलो पास जाकर देख ही लेते हैं, देखने में क्या जाता है। गौरी और नीता हिचकते हुए उसके साथ दुकान तक गई। दुकानदार ने गर्मजोशी से कहा, क्या चाहिए बहन जी? गौरी ने चेंपते हुए हाथ हिलाया, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। भैया, वो 2 ड्रेस पैक कर दीजिए। गौरी और नीता दोनों उसे हैरानी से देखने लगी। दुकानदार ने छटपट कपड़े तकिए और पैक कर दिए। मनोज ने बिना कुछ कहे पैसे थमा दिए। गौरी बोली, नहीं मनोज जी, इसकी जरूरत नहीं थी। मनोज हंसते हुए बोला, अरे त्योहार है, त्योहार में तो तोहफे बनते ही हैं, अब इसे मेरा तोहफा समझ लो। नीता खुशी से ड्रेस को छूते हुए बोली, वाह, सच में बहुत सुंदर है, धन्यवाद मनोज जी। गौरी बस हल्की सी मुस्कान लिए खड़ी रही है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह मनोज की सोच से चुपचाप प्रभावित हो गई हो। त्योहार से निकलकर तीनों अब घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ते में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जो भीड़ भाड़ से निकलने के बाद और भी सुकून दे रही थी। गौरी थोड़ा संकोच करती हुई बोली, मनोज जी, आपको त्योहार कैसा लगा? मनोज मुस्कुराकर बोला, बहुत अच्छा लगा। इतने लोगों की भीड़, बच्चों की खिलखिलाहट और ऊपर से तुम्हारी दोनों की संगत, मजा दोगुना हो गया। नीता हंसते हुए बोली, हाँ, आज तो मनोज जी खुद भी बच्चे जैसे लग रहे थे। खिलौनों वाली दुकान पर तो आपकी आंखें सबसे ज्यादा चमक रही थी। मनोज ने मजाक में कहा, अरे वो तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें एक नाचने वाला बंदर ही दिला दूं, ताकि हर रोज नाच नाच कर हमसाती रहो। ये सुनते ही तीनों जोर से हंस पड़े। रास्ते की नोकझोंक थोड़ा आगे बढ़ने पर गौरी बोली, लेकिन सच बताइए, आपको भीड़ भाड़ पसंद आई या फिर हमारी तकरार? मनोज ने शरारती अंदाज में कहा, अरे भीड़ भाड़ तो हर जगह मिल जाती है, मजा तो तुम्हारी खटी मीठी बातों में है। गौरी शर्मा गई और धीरे से बोली,
आप भी नन। नीता ने तुरंत बात पकड़ ली। अरे अरे, मैं तो समझ गई। ये त्योहार सिर्फ मेरे लिए नहीं था, बल्कि किसी और के लिए भी खास बनने लगा है। गौरी ने हल्की सी आंखें तरेरी। नीता, चुप भी रहो। तीनों हंसते खिलखिलाते रास्ते पर चलते रहे।